हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला लेक्चर है आप लोगों के साथ और आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट। कई लोगों को दिक्कत आती है लॉ ऑफ टॉट में, सो टुडे वी विल कवर इट। चलिए देखते हैं। पहली बात आती है कि लॉ ऑफ टॉट में जो वर्ड टॉट है वो आया कहाँ से। सो सी हियर, द वर्ड टॉट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम। ये जो वर्ड है ये टॉर्टम शब्द जो कि एक लैटिन शब्द है वहाँ से आया है। जो हमारा लैटिन वर्ड था टॉर्टम, वहाँ से निकल के आया है ये टॉट। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ टॉट। सी, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग which is redressable by an action for unliquidated damage and which is other than mere of breach of contract or breach of trust। देखिए, टोर्ट एक सिविल रॉन्ग होगा। जब भी हम टोर्ट की बात करेंगे तो वो होगा सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में भी अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये टोर्ट है। नाउ कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सी, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनुबंध का उल्लंघन। जब भी किसी भी दो पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वासघात करना। हम इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इसको हम हिंदी में कहेंगे विश्वासघात करना। तो अगर सिविल रॉन्ग है, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि टॉर्ट है कि नहीं है। तो टॉर्ट पता लगाने के लिए अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है तो वो जो भी है, समझ रहे हो ना, तो वो टॉर्ट होगा। दिस इज टॉर्ट। ये हमारी टॉर्ट की डेफिनेशन हो जाती है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन, अब हम पता कैसे लगाएं कि कोई भी पर्टिकुलर रॉन्ग टॉर्ट है या नहीं। सो दस व्हेन अ रॉन्गफुल एक्ट इज डन, फर्स्ट वी हैव टू एग्जामाइन वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कुछ गलत हो रहा है तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो सिविल रॉन्ग है या वो क्रिमिनल रॉन्ग है। ये रहा। अगर वो सिविल है तो फिर हमें यह पता ना लगाने का क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो किसी भी श्रेणी से बिलोंग नहीं करता है तो हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये हमारा पर्टिकुलर जो रॉन्ग था ये टॉर्ट था। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ एसेंशियल ऑफ अ टॉर्ट। सी, wrongful एक्ट प्लस लीगल डैमेज इज इक्वल टू टॉर्ट। सी, जब भी wrongful एक्ट होगा, जब भी ये 1+2 मिलेगा तो हमारा जो भी चीज आएगी वो आ जाएगी ये टॉर्ट। ठीक है। नाउ एसेंशियल ऑफ टॉर्ट, wrongful एक्ट प्लस लीगल डैमेज। अगर मैंने कुछ गलत करा है, अगर वो एक्ट गलत है और उससे किसी का लीगल डैमेज होता है, किसी का लीगल राइट डैमेज होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये टॉर्ट है। ये देखिए, रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज इज इक्वल टू टॉर्ट। बस ये इतना ही आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। नाउ टू टाइप्स ऑफ वायलेशन। देखिए, वायलेशन दो टाइप के होते हैं, इंजूरिया सीने डेमनम, और एक हमारा होगा डेमनम सीने इंजूरिया। सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि इंजूरिया सीने डेमनम होता क्या है। देखो, इंजूरिया का मतलब है इंजूरी, सीने मतलब विदाउट, डैमेज मतलब, डेमनम मतलब डैमेज है। ठीक है। नाउ इट मीन्स वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वर्ड का मतलब पहले आप समझ लो। प्लेंटिफ मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, समझ रहे हो। नाउ अब देखो, इट मीन्स वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। इसका मतलब है कि अगर किसी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और अगर उसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है तो हम ये कह सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। समझ रहे हो ना। मतलब इसका मतलब यह है कि हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ ये इंजूरिया सीने डेमनम की श्रेणी में आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर किसी के लीगल राइट का डैमेज हुआ है और अगर उसको डैमेज नहीं हुआ है, लीगल राइट का तो डैमेज हुआ है पर उसको वैसे डैमेज नहीं हुआ है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि हाँ ये इंजूरिया सीने डेमनम है।
इसको एक एग्जांपल के साथ देखो, एशबी वर्सेस वाइट केस। हाँ, तो अब होता ये है एशबी के साथ कि जो एशबी जो है वो एक मतलब एक वोटर के रूप में बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, वो वोट देने के लिए बिल्कुल काबिल है, वो वोट दे सकता है, मगर उसको वोट नहीं देने दिया जा सकता, या दिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है कि तुम वोट नहीं दे सकते हो। इसी बात को लेकर एशबी कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद ये होता है कि जब कॉन्क्लूड, अब एशबी ने जिसको वोट दिया, मतलब एशबी को जिसको वोट देना था, पार्टी वही जीतती है। मान लीजिए एशबी को वोट देना था, होता यह है कि एशबी को वोट देना था ए को, एशबी को वोट नहीं दिया देने जाता है, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। पार्टी का जब इलेक्शन मतलब जब इलेक्शन रिजल्ट आता है तब विनर होता है हमारा ए। एशबी को वोट किसको देना था? ए को। विनर कौन है? ए है। तो अब हम इससे ये कंक्लूड करेंगे कि यहां पर एशबी के लीगल राइट का तो डैमेज हुआ है, उसका राइट टू वोट का तो डैमेज हुआ है, मगर उसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। अब ऐसे केस में यह होगा कि जब भी कोर्ट जब मजिस्ट्रेट सजा सुनाएगा तब एशबी को कंपनसेशन कम मिलेगा, क्योंकि यहां पर उसको डैमेज नहीं हुआ है। मगर अगर यहां पर ए हार जाता, और मान लीजिए अभी ए हार जाता और यहां पर विनर होता बी, तो बी को जो एशबी है उसको बी की वजह से कंपनसेशन ज़्यादा मिलता। दिस इज व्हाट इंजूरिया सीने डेमनम। बस आपको ये इतना याद रखना है। नाउ वन इज डेमनम सीने इंजूरिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। देखो, डेमनम सीने इंजूरिया मैंने आपको बताया था, डेमनम डैमेज विदाउट इंजूरी, यही हमारा मतलब होता है डेमनम सीने इंजूरिया का। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज दैट डैमेज हैज बीन कॉज्ड विदाउट वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ लीगल राइट। इसका मतलब यह है कि जब भी प्लेंटिफ को डैमेज होगा बिना उसके लीगल राइट के, मतलब मान लीजिए पर्टिकुलर ए है, उसको डैमेज हो रहा है या लॉस हो रहा है, पर उसका जो लीगल राइट है उसको डैमेज नहीं हो रहा है, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर डिफेंडेंट हैज डन एन एक्ट, एज अ रिजल्ट द प्लेंटिफ सफर लॉस बट द एक्ट डज नॉट वायलेट द प्लेंटिफ लीगल राइट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिफेंडेंट ने कुछ गलत करा है और उसके रिजल्ट की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको लॉस हुआ है, बट द एक्ट डज नॉट वायलेट द प्लेंटिफ लीगल राइट। पर इस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट डैमेज नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, डिफेंडेंट मीन्स मतलब आरोपी, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। द डिफेंडेंट इन द केस ऑफ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। ये बहुत ही फेमस केस है, ये आपको लगभग हर बुक में जब भी डेमनम सीने इंजूरिया के एग्जाम्पल की बात रहेगी तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत फिट है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सॉरी। नाउ सी, जब डिफेंडेंट इन द केस ऑफ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल वाज अ टीचर एट द प्लेंटिफ स्कूल। देखिए, डिफेंडेंट क्लोज ऑफ ग्लॉस्टर ग्रामर इस देख एक ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल था जिसके टीचर था, है ना, एक उसकी वहां पर दो स्कूल थे, मतलब उन दोनों का मर्ज था, पर कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से जो डिफेंडेंट रहता है, मतलब जो आरोपी रहता है, उसने वो स्कूल छोड़ दिया था। द डिफेंडेंट क्वाइट द प्लेंटिफ स्कूल एंड एस्टैब्लिश्ड अ कंपीटिंग स्कूल एडजेसेंट टू इट। और उसने स्कूल छोड़ने के बाद खुद का एक स्कूल एस्टैब्लिश करा उसी के पास में। अब जो नया स्कूल था, जो प्लेंटिफ के मतलब जो प्लेंटिफ वाले थे बच्चे, उन्होंने उस स्कूल को छोड़कर जो डिफेंडेंट का स्कूल था वो अटेंड करा, क्योंकि डिफेंडेंट यानी कि जो आरोपी थी उसकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी थी, जिस वजह से प्लेंटिफ को डैमेज होता है पैसों का। अब क्या आप मुझे बताओ, क्या इस तरह का डैमेज हम टॉर्ट में ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं होगा, यह टॉर्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीगल राइट का डैमेज नहीं हुआ है।
अब हमको इससे ये पता चलता है कि जब जब टॉर्ट होगा तब तब आपको लीगल राइट का डैमेज होना जरूरी है, भले ही आपको वैसे लॉस या वैसे डैमेज हो या ना हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पर अगर आपका लीगल डैमेज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये ये टॉर्ट के काबिल या ये टॉर्ट है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉर्ट है उसके जनरल डिफेंस के बारे में देखेंगे। देखिए, जनरल डिफेंस डिफेंस तो आप सबको पता होगा। इस डिफेंस शब्द का मतलब तो आप सभी को पता होगा, आत्मरक्षा, यानी कि सामान्य आत्मरक्षा, जिसको अगर हम हिंदी में देखें। वैसे तो अब देखिए क्या होता है। When the plaintiff brings an action against the defendant for a tort, the defendant can on his part can avoid his liability by taking the plea of any of the following defenses। इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका हिंदी में डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी प्लेंटिफ अगर किसी भी डिफेंडेंट यानी कि आरोपी के ऊपर एक्शन लेता है टॉर्ट के लिए, तो जो आरोपी है यानी कि जो डिफेंडेंट है वो उसकी तरफ से लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए फॉलोइंग ये डिफेंस लगा सकता है ना। पहला डिफेंस क्या है ना, इनमें से कोई भी एक। नाउ सी, फर्स्ट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका इतना सा मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति खुद को जानबूझकर रिस्क में डाल रहा है, जबकि उसको पता है कि वहां से मेरे साथ खतरा हो सकता है, तो हम इसको कहेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इतना आपको समझ आ गया होगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया क्या है। देखिए, इट लिटरली मीन्स इफ अ पर्सन वॉलेंटरीली सब्जेक्ट, वॉलेंटरीली मतलब स्वैच्छिक, मतलब खुद की इच्छा से, वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से अगर वो खुद को रिस्क में डाल रहा है जबकि उसको पता है, तो वो इस बारे में बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा। इसका पहला एग्जांपल है, अगर संतोष वॉलीबॉल खेल रहा है उसके दोस्तों के साथ, ठीक है, अगर बॉल आती है और उसकी आंख में लग जाती है और अगर उसको खून निकलता है, तो जो संतोष है वो किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ तो मुझे चोट लग सकती है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं माना जाएगी, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के लिए। सेकेंड होता है हमारा इनवेटिबल एक्सीडेंट। व्हाट इज मीन बाय इनवेटिबल एक्सीडेंट? If the plaintiff has an unexpected injury owing to an unforeseen and inevitable event in spite of reasonable care on the part of the defendant, it is called inevitable accident. The defendant has to prove that he neither intend to injure the plaintiff nor had means to avoid injury by taking reasonable care. जब भी किसी प्लेंटिफ को कहीं भी इंजुरी आ जाती है जो कि पहले से सोची हुई नहीं है और इसकी वजह से, ठीक है, जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती थी, तो जो आरोपी है वो उसको ये प्रूफ करना होगा कि उसने ये जानबूझकर नहीं करा है। अगर अनजाने में हुआ है वो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मतलब यही होता है कि वो स्वेच्छा से नहीं करा हुआ होता है। कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता, वो गलती से हुआ है। समझ रहे हो? ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर जानबूझ के नहीं करा है तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका इंटेंशन ही नहीं था कुछ करने का। तो अब जो डिफेंडेंट है, जो आरोपी है, उसको बस ये प्रूफ करना होगा कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, तो ये इनवेटिबल एक्सीडेंट वाली श्रेणी में आ जाएगा। नाउ सेटल केस लो, स्टेनली वर्सेस पॉवेल। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे पास। देखिए, एक मेंबर था शूटिंग पार्टी का जिसने गलती से शॉट करता है और वो एक गलती से हो जाता है वो शॉट, उसने जानबूझ के नहीं करा है, वो चला कहीं और पे रहा था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से गोली चल जाती है और दूसरे मेंबर को लग जाती है। तो जो कोर्ट है उसने ये माना कि इसमें जो स्टैनली है उसकी कोई गलती नहीं है, ये जो भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एक्ट ऑफ गॉड।
तीसरी चीज अगर हमारी आ जाती है तो वो है हमारी एक्ट ऑफ गॉड। देखो, एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू सम नेचुरल क्लेमिटी। एक्ट ऑफ गॉड मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कुछ नेचुरल क्लेमिटी आती है, ये नेचुरल क्लेमिटी जैसे कि भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, जब भी कुछ नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है, जैसे कि हैवी रेनफॉल आ गया है, बारिश हो गई है, भूकंप आ गया है, तो हम इसको एक्ट ऑफ गॉड में मान लेंगे। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड के लिए दो कंडीशन एसेंशियल है कि वहां पर नेचुरल फोर्स होना चाहिए, वो किसी इंसान ने नहीं करा हो। समझ रहे हो? अगर मैंने कुछ करा है तो मैं उसको एक्ट ऑफ गॉड में नहीं ला सकता हूं, वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने करा। लेकिन अगर वो नेचुरल फोर्स की वजह से कुछ हुआ है तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। नाउ द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो कुछ भी हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ऐसा नहीं रोज की तरह बारिश गिर रही है, समझ रहे हो? बारिश जैसी हमेशा आती वैसे ही आ रही है, और कुछ भी कार खड़ी है वो पीछे आ जाती, किसी व्यक्ति को लग जाती, तो हम इसको नहीं कहेंगे कि भैया ये एक्ट ऑफ गॉड है। वो तो हमेशा ही आती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। भूकंप है, वो रोज रोज नहीं आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। बाकी ऐसे तो नेचुरल फोर्स रोज है। अब वो जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो हम कह देंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉट एक्ट ऑफ गॉड है। बस ये इतना सा मतलब है इस एक्ट ऑफ गॉड टर्म का। देखिए ये टर्म, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ देखो प्राइवेट डिफेंस। चौथा हमारा, जब डिफेंस कोई व्यक्ति लगाता है तो वो लगा सकता है प्राइवेट डिफेंस का। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वन कैन प्रोटेक्ट वन पर्सन और प्रॉपर्टी बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स। प्राइवेट डिफेंस का मतलब ही यह होता है, प्राइवेट डिफेंस का मतलब कि कोई भी व्यक्ति खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीजनेबल फोर्स लगा सकता है। कौन सा फोर्स लगा सकता है? यहाँ पर हमको इस वर्ड पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, रीजनेबल फोर्स। ठीक है, ये जो रीजनेबल फोर्स है ये समझने वाली बात है, ये रीजनेबल, ठीक है, ये रीजनेबल जो फोर्स है ये हमें समझना होगा। ऐसा नहीं कि उसने आपको झापट मारा है और आपने लिया पत्थर और मार दिया, या लगे जो मर्डर ही कर रहा है, नहीं नहीं, वो नहीं होगा। आपके ऊपर अगर हमला हुआ है और आपने एक रीजनेबल फोर्स लगाया है उसके खिलाफ, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट डिफेंस है। यहाँ पर हमें याद रखना होगा रीजनेबल फोर्स। फिर हाउएवर द यूज ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। फिर भी जो भी यूज है फोर्स का वो जस्टिफाई तभी होगा जब जो है वो उसका पर्पस डिफेंस है ना, और वो सेल्फ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। और अगर वो कुछ भी हार्म होता है तो आरोपी को हम लायबल नहीं होगा। अगर प्राइवेट डिफेंस में किसी ने कुछ करा है तो हम उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा सकते हैं आरोप, या वो लायबल नहीं होगा उस कंडीशन के लिए। ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर है। देयर शुड बी इमिनेंट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी और प्रॉपर्टी। वहां पर इमिनेंट थ्रेट का मतलब ये होता है कि होने ही वाली हो। ऐसा नहीं कि 10-20 दिन, तुरंत होने वाली हो। किसी ने मेरे ऊपर बॉल फेंकी और मैंने हाथ अड़ा दिया, अब अगर वो बॉल सामने वाले को जाके लग जाती तो ये मेरा सेल्फ डिफेंस में करा हुआ था, तो ये प्राइवेट डिफेंस है। ये जो टॉर्ट आएगा ये प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। और जो फोर्स है वो रिजनेबल होना चाहिए, ये भी समझने वाली बात है। उसने बॉल फेंकी, मैंने हाथ अड़ाया, या फिर उसने मेरे को मार रहा है बॉल से और मैं पत्थर उठा के मार दूं, तो ये जस्टिफाई नहीं है, मुझे रिजनेबल फोर्स लगाना होगा। ये समझने वाली बात हो जाती है। ठीक है, नाउ सेटल्ड केस लो, इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। देखो होता क्या है कि ए थ्रू अ लाइटर फायर क्रैकर एमलेसली इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस। जो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति था ए नाम का, उसने फटाका जलाया और ऐसे ही अंधाधुंध फेंक दिया मार्केट में। ठीक है, उसने मार्केट प्लेस पे ये अंधाधुंध फेंक दिया, ये फायर क्रैकर एमलेसली। ठीक है, अब ये जो था
ये फटाका ये लैंड करने वाला था स्वीट स्टॉल पर। जो ऑनर रहता है शॉप का, उसने सेल्फ डिफेंस में आकर तुरंत ही वो फटाका लेता है और उसको फेंक देता है। ये प्राइवेट डिफेंस हो जाता है। अब वो जाके प्लेंटिफ के ऊपर, यानी कि जिसने फटाका फेंका था उसी के ऊपर जाके गलती से फेंका जाता है। अब ये जो एक्ट है ये प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा और ये लायबल नहीं होगा। समझ रहे हो? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ समझने वाली बात थी भी नहीं। ठीक है, अगर तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप मुझे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, इसको शेयर करना ताकि हम और लोगों की भी मदद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।